हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आज 20 मई 2021 है, तो आज की जो दैनिक समसामयिकी है, जो आज की तक की जो ताज़ा तरीन खबरें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। यदि दोस्तों आप आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपी ट्रिपल एससी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका करंट अफेयर के साथ ही साथ स्टैटिक जीके का पोर्शन भी पूछा जाता है, तो ये क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। तो मैं आपको, क्योंकि हम इस क्लास में जो है करंट अफेयर ही, सिर्फ करंट अफेयर ही नहीं, उसके साथ ही साथ स्टैटिक जीके का पोर्शन भी कवर करते हैं। तो आइए चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने राज्य में विधान परिषद की स्थापना की। विधान परिषद संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो मैं आपको बता दूं, जैसे संसद होती है, संसद मान लीजिए जैसे संसद है, पार्लियामेंट जो होती है उसमें दो सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है, दूसरा राज्यसभा होता है। उसी तरीके से जो राज्य होता है, हमारे राज्य में भी दो सदन होते हैं, लेकिन हर राज्य में दो सदन कौन कौन से होते हैं? एक लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको विधानसभा कहा जाता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको विधान परिषद कहते हैं। तो ये जो विधान परिषद है वो हर राज्य में जो है उपलब्ध नहीं है, मतलब हर राज्य में जो है स्थापित नहीं है। तो ऐसा जो है ये सिर्फ 6 राज्यों में जो है विधान परिषद अभी इस टाइम पर है। तो 6 राज्य में आपको बता दूंगा। तो देखो होता क्या है, ममता बनर्जी क्या हुआ है, जब पश्चिम बंगाल में जब ये चुनाव का जब रिजल्ट आया तो जो टीएमसी पार्टी है इसको बहुमत तो मिला, लेकिन ममता बनर्जी अपनी सीट जो है नहीं बचा पाई। तो इसको लेकर के जो है यहाँ पर संग्राम छिड़ा हुआ है। तो होता यह है कि संविधान का अनुच्छेद 164 का भाग 4 ये कहता है कि आप भारत जो किसी भी मंत्री पद की शपथ तो ले सकते हैं, लेकिन आपको 6 माह के अंदर या तो विधानसभा या विधान परिषद किसी भी न किसी सदन का जो है आपको मेंबर होना चाहिए। तो ममता बनर्जी ने यहाँ पर शपथ तो ले लिए, लेकिन अभी जो है ये किसी भी सदन की सदस्य नहीं है। तो पश्चिम बंगाल में इस वक्त विधान परिषद तो है नहीं, इसीलिए इनको विधानसभा का ही सदस्य बनना पड़ेगा। इसीलिए इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने जो है कहा कि हम विधान परिषद ही यहाँ पर बनाएंगे। तो ऐसा करना जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में ये लिखा गया है कि इसके द्वारा जो है राज्य में विधानसभा बनाई जा सकती है या फिर विधानसभा का विघटन भी किया जा सकता है। तो दोनों ही काम अनुच्छेद 169 के तहत हो सकते हैं। तो ऐसा जो अनुच्छेद है वो 169 में ऐसा लिखा गया है। ये जो बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति का क्षमादान इसमें है। अनुच्छेद 110 में आपका मनी बिल आ जाता है, और अनुच्छेद 280 में वित्तीय आयोग जो फाइनेंस कमीशन होता है उसके बारे में लिखा गया है। तो पश्चिम बंगाल के बारे में बात करेंगे। पश्चिम बंगाल जो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके अलावा मैं आपको सबसे पहले बता दूं कौन कौन से 5-6 राज्यों में जो है अभी विधान परिषद है। देखो यूपी और बिहार, आप यूपी और बिहार जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनमें दोनों में विधान परिषद इस समय है। इसके अलावा आपको ये जो नीचे के राज्य में दिखा दूं, महाराष्ट्र, कर्नाटका दोनों में ही विधान परिषद है। इसके अलावा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो 6 राज्य टोटल ऐसे हैं जिनमें अभी जो है विधान परिषद है। लेकिन पहले 7 राज्य थे जो जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद हुआ करती थी, लेकिन जब जैसे इसमें धारा 370 हटाई गई, उसके बाद इसका विघटन करके 2 यूटी बना दी गए, तब से जो है इधर यहाँ से भी विधान परिषद का विघटन हो चुका है। तो वेस्ट बंगाल में हुआ क्या है, यहाँ पर जो अभी इलेक्शन हुआ है 294 यहाँ पर टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स थी, तो 292 पर जो है यहाँ पर इलेक्शन हुआ है। कोलकाता यहाँ की राजधानी है। ममता बनर्जी जो है यहाँ की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। टीएमसी पार्टी के नेता हैं, तो इनको जो है 6 माह के अंदर या तो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना आवश्यक होगा। तो ऐसा करने के लिए इन्होंने ये घोषणा की है कि हम अपने यहाँ पर जो है विधान परिषद का जो है निर्माण करेंगे। देखो, लेकिन विधान परिषद का निर्माण करने के लिए देखो, सबसे पहले तो इनको विधानसभा जो होगी यहाँ से इसको बिल को पास कराना होगा। उसके बाद ये बिल जो है राज्यपाल के पास पहुँचेगा। राज्यपाल जब इस पर स्वीकृति दे देंगे तो ये बिल जो है बाद में भारतीय संसद में पहुंचेगा। संसद से जब इसको मंजूरी मिल जाएगी तब यहाँ पर विधान परिषद का निर्माण किया जा सकेगा। ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में लिखा गया है। इसके अलावा मैं बता दूं, आंध्र प्रदेश भी हाल ही में चर्चा में रहा था। उसका कारण क्या था वो यदि आप जानना चाहें तो मैं आपको बता दूँ। आंध्र प्रदेश हाल ही में जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये आंध्र प्रदेश के वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी हैं। तो ये जो है वाईएसआर कांग्रेस के जो है ये नेता है, इसके द्वारा ये जो है मुख्यमंत्री यहाँ पर बने हुए हैं। तो इनका ये कहना था कि क्योंकि आंध्र प्रदेश में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो इन्होंने इसको कहा था कि हम इसको ख़त्म करेंगे। तो विधान परिषद को ख़त्म करने के लिए इनकी विधानसभा के द्वारा ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन अभी भी यहाँ से विधान परिषद समाप्त नहीं हुई क्योंकि इसको संसद से अभी भी मंजूरी नहीं मिली है। तो जब तक संसद से मंजूरी नहीं मिल जाती है तब तक विधान परिषद का गठन भी नहीं हो सकता और विधान परिषद का विघटन भी नहीं हो सकता। तो ऐसा जो है इसके द्वारा हुआ है।
इसके अलावा बात करेंगे ये इसके जो पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे थे, तो पश्चिम बंगाल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयरन एंड स्टील प्लांट है जिसका नाम है दुर्गापुर स्टील प्लांट, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। और ये दूसरी पंचवर्षीय जो योजना थी 1956 से 61 तक के बीच की, इसके दौरान जो है इसको लगाया गया था। और इसको किसकी सहायता से बनाया गया, तो मैं आपको बता दूं इंग्लैंड की सहायता से जो है इसको लगाया गया था। भारत में जो आयरन स्टील प्लांट जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगाए गए थे, वो यदि आप जानना चाहें तो मैं बता देता हूँ। 3 आयरन स्टील प्लांट जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगाए गए थे। एक तो था भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है और ये रूस की सहायता से लगाया गया था। उसके अलावा दुर्गापुर मैंने बता दिया पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। उसके अलावा एक और था राउरकेला जो स्टील प्लांट है वो आपका उड़ीसा में स्थित है। इसको जर्मनी की सहायता से जो है लगाया गया था। इसके अलावा एक और आयरन एंड स्टील प्लांट जो कि बोकारो आयरन स्टील प्लांट आप जानते होंगे झारखंड में स्थित है, इसको भी रूस की सहायता से तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में शिल्पा मेडिकेयर ने डॉक्टर रेड्डीज के साथ समझौता किया। यह दोनों मिलकर भारत में किस टीके का निर्माण कर रहे हैं? देखो, भारत में जो टीका अभी चल रहा है, 2 टीके चल रहे हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। लेकिन स्पुतनिक भी जो है ये वैक्सीन जो है रूस के द्वारा जब इसको बनाया गया, तो भारत में इसको कौन बनाएगा? तो भारत में इसको लेकर के समझौता किया गया शिल्पा मेडिकेयर और डॉक्टर रेड्डीज के द्वारा। तो ये भारत में मिलकर के स्पुतनिक भी वैक्सीन बनाएंगे। एक तो शिल्पा मेडिकेयर हो जाता है और दूसरा हो जाते हैं डॉक्टर रेड्डी। तो इसमें होगा क्या कि ये दोनों मिलकर के स्पुतनिक वी वैक्सीन जो है इसका निर्माण करेंगे। देखो, शिल्पा मेडिकेयर जो है ये 3 साल का इनके बीच करार हुआ है, तो 3 साल तक शिल्पा मेडिकेयर तो इसका निर्माण करेगी। लेकिन इसके साथ ही साथ इसकी जो मार्केटिंग होगी और मार्केटिंग के साथ ही साथ इसको जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसकी जिम्मेदारी डॉक्टर रेड्डी की है। डॉक्टर रेड्डी जो लेबोरेटरी है इसकी ये जिम्मेदारी है कि इसकी वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, साथ ही साथ इसको जो मार्केटिंग किया जाए। ये जो वैक्सीन है वो डबल डोज वैक्सीन है। इसके साथ ही साथ आपको पता होगा सिंगल डोज वैक्सीन जो कि रूस के द्वारा बनाई जा चुकी है उसका नाम है स्पुतनिक लाइट। तो स्पुतनिक लाइट वैक्सीन अभी जो ये काम करेंगे वो डबल डोज वैक्सीन पर काम करने वाले हैं। तो आगे आने वाले वक्त में इनकी ये भी योजना है कि ये जो है स्पुतनिक लाइट वैक्सीन को भी बनाएं, क्योंकि ये जो है एक सिंगल डोज वैक्सीन है, इसमें आपको डबल डोज जो है नहीं लगवाना पड़ेगा। तो सिंगल डोज वैक्सीन है आपकी स्पुतनिक लाइट। बात करेंगे ये स्पुतनिक भी जो वैक्सीन है रूस के द्वारा जो है इसको बनाया गया। दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन कोरोना वायरस की जो बनी थी वो स्पुतनिक भी ही थी, रूस के द्वारा बनाई गई थी। इसके अलावा आगे बात करेंगे स्पुतनिक लाइट जो कि सिंगल डोज वैक्सीन है, इसको भी रूस के द्वारा ही बनाया गया है। आप देख सकते हैं कोरोना वायरस की वैक्सीन है। इसके अलावा 2 वैक्सीन जो कि भारत में चल रही हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोविशील्ड का जो निर्माण है वो सीरम इंस्टीट्यूट पुणे और एक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर के कर रहा है। इसके अलावा कोवैक्सीन पूरी तरीके से स्वदेशी वैक्सीन है, इसको जो है भारत बायोटेक हैदराबाद बना रहा है। इसके अलावा फाइजर वैक्सीन जो है इसको यदि मैं बताऊं तो यूएसए और कनाडा में इसको यूज किया जा रहा है। इसके अलावा इसमें एक खास बात यह है कि 12 से 15 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन पर भी जो है इस वैक्सीन को लगाने की कनाडा में अनुमति दी जा चुकी है। ऐसा करने वाला पहला देश कनाडा बना है। ध्यान रखिएगा, देखो कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर आने वाली है, ऐसा भारत के प्रमुख जो वैज्ञानिक सलाहकार हैं विजय राघवन, इनका कहना है। तो इसको लेकर के ये ऐसा आने वाली उम्मीद है कि आने वाले समय में जो कोरोना वायरस की तीसरी लहर होगी इसमें बच्चों को प्रभावित कर सकते हैं। तो भारत में भी बच्चों पर जो है ट्रायल, बच्चों की जो वैक्सीन है, जो कोवैक्सीन है, इसको भी ट्रायल की मंजूरी दे दी गई कि आप जो है बच्चों पर भी ट्रायल कीजिए कि आने वाले समय में कोई समस्या ना हो। इसके अलावा एक DRDO के द्वारा भी ड्रग बनाई गई जो आप मैं बता दूं 2DG, मतलब इसका ये होता है 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज। तो ये वैक्सीन, ये जो है दवाई है, कोरोना की दवाई है, इसमें होगा ये कि जो कोरोना वायरस है इसकी जो है ग्रोथ को रोकने में इसमें मदद मिलेगी। तो ग्रोथ जो है इसके द्वारा रुक जाएगी, तो इससे जो कोरोना का जो रोगी होगा उसको रिकवर होने में सहायता मिलेगी। तो इससे जो है ये जो वैक्सीन है वो DRDO के द्वारा निर्मित है, ये जो दवाई है। तो ये भारत में लॉन्च की जा चुकी है। इसको जो लॉन्च किया गया था वो भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन व रक्षा मंत्री ने इसको लॉन्च किया है। मैंने पिछली क्लास में इसको बताया भी था। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किसके द्वारा ऑक्सीजन के पुनः उपयोग के प्रोटोटाइप रीबर्थ को जो है डिजाइन किया गया? मैं आपको बता दूं, जैसे ऑक्सीजन किसी भी रोगी को दी जाती है तो इसमें जो है कुछ ऑक्सीजन जो है खराब हो जाती है, मतलब बेकार मिसयूज हो जाती है। सारी की सारी ऑक्सीजन जो है कोई भी रोगी नहीं ले पाता है। तो ऐसा करने के लिए मतलब जो बची हुई ऑक्सीजन है उसको भी यूज किया जा सके, मतलब उसको रीयूज किया जा सके, ऐसा करने वाला IIT बॉम्बे जो है इसने ऐसा एक उपकरण बनाया है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये जो है जैसे किसी भी व्यक्ति को ऑक्सीजन दी जाती है तो पूरी टोटल 100% ऑक्सीजन जो है वो नहीं ले पाता
पाता है। कुछ ऑक्सीजन जो है वो इसमें वेस्ट भी जाती है, मतलब लंग्स तक सारी की सारी ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है। लेकिन इसको लेकर के IIT बॉम्बे ने एक ऐसा उपकरण बनाया है, इसको जो है ऐसा डिज़ाइन किया है कि जो मतलब वेस्टेज जो ऑक्सीजन होगी उसको रीयूज किया जा सकेगा। तो इससे जो है बर्बादी जो है इसको रोका जा सकेगा। इसको जो है इसका नाम दिया गया रीब्रीदर, मतलब दोबारा से सांस लेना, ये इसका मतलब हो जाता है। तो रीब्रीदर इसका नाम दिया गया है। इसमें जो है ये आप देख सकते हैं जो पाइप लगाए गए हैं कोरोना जो ऑक्सीजन है, तो इस तरीके से जो है इसकी जो ऑक्सीजन की जो वेस्टेज होगी उसको रोका जा सकेगा। जो ऑक्सीजन है जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का जो है इस्तेमाल हो सकेगा और वेस्टेज को कम किया जाएगा। इसके अलावा ऑक्सीजन को लेकर के एक ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 चलाया गया था, वो मैं बता देता हूँ किसके द्वारा चलाया गया। तो समुद्र सेतु 2 जो है वो भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया था। इसमें ऑक्सीजन को जो है विदेशों के द्वारा जो है लेकर के आया गया था। तो विदेशों के द्वारा जो है ऑक्सीजन को लेकर के आया गया। तो ऐसा जो करने वाला जो था, तो ये जो है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 चलाया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं अगला जो है ये ऑपरेशन जो ऑक्सीजन है वो चलाया गया था भारतीय आर्मी, जो भारतीय एयरफोर्स है उसके द्वारा जो है ऑपरेशन ऑक्सीजन चलाया गया था। इसमें क्या हुआ था, जो ऑक्सीजन के जो सिलेंडर ऑक्सीजन के जो टैंकर हैं उनको एयरलिफ्ट करके लेके आया गया था। इसके अलावा ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी चलाई गई, ऑक्सीजन रेल भी चलाई जा रही है भारत में, अभी भी ये खूब चलाई जा रही है कि इससे जो है ऑक्सीजन की जो है आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके। ऑक्सीजन के टैंकर को ट्रेन से लाद करके लाया जा रहा है, एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। ये जो है एक तरीके से भारत में संजीवनी साबित हो रही है ऑक्सीजन एक्सप्रेस, ऐसा कहना है प्रधानमंत्री मोदी जी का। इसके अलावा बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किस संगठन के अनुसार लंबे समय तक काम करने के परिणाम स्वरूप दुनिया भर में प्रतिवर्ष 7.45 लाख मौतें हुई हैं, मतलब 7.5 लाख मौतें जो हैं किस वजह से हुई हैं कि लोग जो है लंबे समय तक काम करते हैं, इसका जो है परिणाम दुष्परिणाम सामने आया है, ऐसा कहना है WHO और ILO दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि डी ऑप्शन इसमें सही होने वाला है। देखो इसमें हुआ क्या है, जो 7.5 लाख लोग हैं उसमें से लगभग 4 लाख लोग तो स्ट्रोक से जो है जान गंवाए हैं। इसके अलावा 3.47 लाख यानी 3.5 लाख लोग जो हैं इनको हार्ट की बीमारी हुई है। तो ये जो है ज़्यादा समय तक जो ओवर टाइम जो होता है उसकी वजह से जो है ये बीमारी लोगों में हुई है। तो ऐसा जो है ये जो रिपोर्ट है WHO और ILO के द्वारा प्रकाशित की गई, तो हफ्ते में 55 घंटे से अधिकतम काम करने वाले की जो सेहत है इनको खतरा है, ऐसा कहना है। 35% तक जो है स्ट्रोक का खतरा रहता है और हृदय रोग जो है हार्ट डिसीज़ भी इसके द्वारा हो जाती हैं। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं भारत में जो भारतीय संविधान है उसमें जो मतलब श्रम जो कराया जाता है, जो श्रमिक होते हैं उनके लिए क्या कानून है वो मैं यदि आपको बता दूं तो जो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसमें अनुच्छेद 23 और 24 दो अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 23 ये कहता है कि आप जो है इसमें मानव दुर्व्यापार और बाल श्रम का विरोध किया गया है। मतलब दुर्व्यापार का मतलब ये हो गया कि आप जो है मानव का व्यापार नहीं करेंगे, मानव की खरीद फरोख्त नहीं करेंगे। पहले क्या होता था, दास प्रथा होती थी, मतलब दास बना लीजिए, खरीद लेते थे उनको, उनसे जो मन चाहे वो काम कराइए। तो अब जो है ऐसा नहीं कर सकते हैं, मानव की खरीद फरोख्त तो नहीं होगी, दास प्रथा का उन्मूलन किया जाएगा और जो है उसकी इच्छा के विरुद्ध आप उससे काम नहीं करवा सकते हैं अनुच्छेद 23 में। और जो बच्चे होते हैं उनको भी जो है काम पर जो है बाल श्रम का निषेध करा गया है। अनुच्छेद 24 हमारा ये कहता है कि इसमें जो है 14 वर्ष से कम के जो आयु के बच्चे हैं उनको कारखाने और जो जोखिम भरे काम है उन पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, ऐसा अनुच्छेद 24 कहता है। तो ये भारतीय संविधान के 23 और 24 अनुच्छेद मैंने आपको बताया। देखो एक अधिनियम आया था, बाल श्रम संशोधन अधिनियम 1986 था, इसमें हाल ही में संशोधन किया गया इसमें 2016 में। तो इसका नाम ये कर दिया गया कि बाल श्रम एवं किशोर श्रम अधिनियम, इसको जो है नाम दे दिया गया। इसके अलावा ये जो रिपोर्ट जारी की गई है वो WHO और ILO के द्वारा। तो WHO के बारे में मैं आपको बता दूं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये WHO के हेड हैं, टेड्रोस एडोनोम इनका नाम है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है, इसीलिए विश्व भर में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। साथ ही साथ मैं आपको और बता दूं इसके जो अध्यक्ष हैं वो आपको जो दिखाई दे रहे हैं टेड्रोस एडोनोम है। इसके अलावा इसके पहले CEO जो बने हैं वो अनिल सोनी जो हैं इसके पहले CEO बने हैं। इसके अलावा इसके जो कार्यकारी बॉडी के अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको बनाया गया है। इसके अलावा ILO जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना 1 मई 1919 को हुई थी। तो 1 मई को ही विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है, ये विश्व मजदूर संगठन है। इसकी भी स्थापना जो है 1 मई 1919 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही स्थित है। इसके अलावा इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम आप ध्यान रखिएगा, गाय राइडर जो हैं
वो इसके अध्यक्ष हैं ILO के। इसके अलावा बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में चक्रवात ताउते जो ताऊ जी आ गए हैं, इन्होंने काफ़ी तबाही मचाई है ताऊ जी ने। तो ताऊ जी के कारण गुजरात में लैंडफॉल देखा गया, इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया? देखो जो भी तूफान आते हैं उनको जो है जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो होता है, मतलब जो हिंद महासागर के 13 देश इसमें शामिल हैं, तो वो जो है इसका नाम रख देते हैं। तो ये जो नाम रखा गया है वो म्यांमार के द्वारा जो है इसका नाम रखा गया है तौकाते, ये ताऊ जी रखा गया है तौकाते, जिसका नाम है ताउटे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो एक छिपकली है वो बहुत ज़्यादा शोरगुल करती है, तो शोरगुल करने वाली छिपकली के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया है म्यांमार में। इसके अलावा मैं बता दूँ आपको, जो तूफान आते रहते हैं, देखो भारी तबाही जो है इसने मचाई है, भयंकर वाली तबाही मचाई है। पूरा गुजरात, केरल, जो वेस्टर्न घाट है, पूरा इस पर तबाही मचाई है। आप मंजर देख सकते हैं किस तरीके का जो है तेज हवाएं चली हैं। अभी भी जो है उत्तर भारत में भी जो बारिश हो रही है वो कुछ उसी का ही असर है। अभी उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी बारिश हो रही है, हर जगह जो है इसका जो है पूरा ताऊ जी का ही असर है। ताऊ जी ही कहर मचा रहे हैं, कहर ढा रहे हैं। तो ये जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ये अरब सागर में जो है आया है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं बता दूँ आपको, देखिए ये जो साइक्लोन आया है, इसके अलावा देखो भारत में और भी साइक्लोन जो पिछले वर्षों में जो आए हैं उनके बारे में यदि मैं आपको बता दूं, तो भारतीय जो नक्शा है मैं इस तरीके से जो आपको दिखा देता हूं। ये देखो, जैसे मान लीजिए ये जो मैप है, तो ये जो है हमारा बंगाल की खाड़ी हो जाता है। इधर जो तूफान आए थे उनका नाम आपको याद होगा, एक अम्फान तूफान आया था, उसके अलावा एक फानी भी आया था। ये वर्ष 2019 में जब लोकसभा का इलेक्शन चला था उस वक्त आए थे। गुजरात में एक जो आया था उसका नाम था निसर्ग, तो निसर्ग तूफान, ये जो है तूफान अरब सागर में आया था। इसके अलावा ये जो है बे ऑफ बंगाल में आए थे। तो इसकी जो है भविष्यवाणी कौन करता है? तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसको हम IMD शॉर्ट में कहते हैं, इसके द्वारा इसकी भविष्यवाणी की जाती है। इसकी स्थापना जो है 1875 में स्थापना हुई थी। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है, पृथ्वी विज्ञान, जिसके अध्यक्ष जो हैं, जो मंत्री जो हैं वो डॉक्टर हर्षवर्धन ही हैं। तो इसके जो महानिदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, वो यदि आप नाम ध्यान रखिएगा, इनका मृत्युंजय महापात्रा जो हैं वो इसके डायरेक्टर जनरल है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किस देश ने भारत को फरजाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया? देखो फरजाद वी गैस परियोजना जो है ईरान में ये परियोजना थी। इसका जो है, इसकी खोज किसने की थी वो मैं आपको बता दूं। जो भारत की कंपनी है ONGC विदेश, जो तेल का जो है विदेशों में खोज करती है, तो ONGC विदेश इसका नाम है, प्राइवेट लिमिटेड, इसके द्वारा यहाँ पर खोज की गई, भारत की कंपनी। अब इसने किया क्या है? भारत को इसमें बाहर कर दिया। देखो हुआ क्यों है? ये सब चीन के दबाव में आकर के इसने किया है। तो चीन जो है, चीन एक ऐसा देश है जो पूरे ही विश्व के लिए एक तरीके का खतरा ही बनता जा रहा है, मतलब किसी भी कल्याणकारी काम ये बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो ये जो फरजाद वी गैस फील्ड है ये ईरान में स्थित है। तो ईरान ने जो है चीन की वजह से भारत को बाहर किया है। देखो हुआ यह था कि इसमें जो है 2021 में ईरान और चीन के मध्य एक समझौता हुआ है। तो इसमें करेंगे कि ये 25 सालों तक जो है 400 अरब डॉलर ये जो है इसको देगा, ईरान को देगा चीन। देखो चीन की नीति यही है कि किसी भी देश को जो है कर्ज में इतना डुबा दो, इतना डुबो दो कि वो जो है आपकी तरफ आंख भी नहीं उठा पाए। चीन करता भी यही है। इसका जीता जागता उदाहरण जो आप अपना पड़ोसी खच्चर देश है पाकिस्तान, ये इसका जीता जागता उदाहरण है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान को इन्होंने कर्ज में इतना डुबो दिया है कि ये इनकी तरफ आंख भी नहीं उठा सकते हैं। इसी का जीते जाते उदाहरण है बांग्लादेश, श्रीलंका, इनको भी खूब दबादब कर्जा देता है पाकिस्तान। चीन का यही फंडा रहता है कि कर्जा इतना दीजिए, उसके बाद जो है कर्जे में दब जाएं, फिर जो है इसको हड़प लीजिए, ये इनकी नीति रहती है। तो फरजाद बी गैस जो परियोजना थी इससे इन्होंने जो है बाहर कर दिया। तो चीन इसमें करेगा कि इसमें ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेगा। देखो भारत, इसके साथ ही साथ भारत की इसमें जो है चाबहार लिंक परियोजना थी, चाबहार लिंक परियोजना थी, इससे भी जो है ईरान ने भारत को बाहर कर दिया है। देखो मैं आपको बता दूं, देखो जो चीन है, ये जो चीन आपको ये चीन है, तो चीन ने किया क्या है, यहाँ से जो है ग्वादर बंदरगाह बनाया है, जिसको CPEC के नाम से जानते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको ग्वादर पोर्ट कहा जाता है। इसी का जो है भारत ने काउंटर करने के लिए क्या किया, मुंबई से लेकर के ईरान में एक चाबहार पोर्ट बना दिया। तो भारत को चाबहार पोर्ट से बाहर नहीं किया गया है। ये जो लिंक है, जो भारत की चाबहार लिंक है, अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए चाबहार लिंक जो परियोजना है, इससे भारत को बाहर किया गया है। तो चाबहार पोर्ट जो है भारत ने ईरान में बनाया है, भारत के द्वारा ये निर्मित है। तो इससे जो है भारत ने इसको टैकल करने के लिए इसको जो है बनाया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये पूरा आप जो है लिंक देख लीजिएगा। देखो चाइना का जो है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, इसके द्वारा चाइना ये चाहता है
कि हम मेरी जो है सड़क के द्वारा भी यूरोप तक पूरी पहुंच रहे, उसके साथ ही साथ जो रोड जो सी वे है उसके द्वारा भी जो है ये पूरी पहुंच जो है बनाना चाहता है। इसका ही जो काउंटर किया है वो भारत के द्वारा किया गया। भारत ने क्या किया है इसमें, देखो एक तो इन्होंने जो है भारत ने यहाँ पर ग्वादर बंदरगाह बनाया, तो इसके तहत जो है हम यूरोप में दाखिल हो सकते हैं, तो ये जो है भारत का इसमें प्लान है। इसके अलावा बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, हाल ही में किस देश ने सिमुर्ग नामक अपना सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया। देखो सिमुर्ग नामक जो सुपर कंप्यूटर है वो लॉन्च किया गया है ईरान के द्वारा। ये ईरान का जो है सुपर कंप्यूटर है, इसकी जो क्षमता होने वाली है वो 0.56 जो पेटा फ्लॉप है वो जो है इसकी क्षमता होने वाली है। ये विश्व का सबसे तेज, देखो इसके अलावा मैं बता दूं विश्व का सबसे तेज यदि आप सुपर कंप्यूटर जानना चाहें तो उसका नाम है फुगाफू सुपर कंप्यूटर। ये किसके द्वारा निर्मित है, ये जो है जापान के द्वारा जो है इसको बनाया गया था। देखो भारत में जो सुपर कंप्यूटर के जनक हैं वो विजय भटकर जो है भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक हैं। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो था वो यदि आप जानना चाहें तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो था वो था परम 8000। परम 8000 जो था वो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। इसके अलावा मैं आपको आगे बताता हूँ, ये जो है ये जो ईरान है उसका ये जो है सुपर कंप्यूटर है, इसको जो है इन्होंने बनाया है। जापान का फुगाफू सुपर कंप्यूटर विश्व का सर्वाधिक जो है ये सर्वाधिक शक्तिशाली जो है ये सुपर कंप्यूटर है। इसके अलावा ईरान के बारे में यदि आप देखना चाहें, मिडिल ईस्ट का जो कंट्री है, ईरान की जो राजधानी है वो तेहरान जो है यहाँ की राजधानी है। अमेरिका ने इसकी कमर तोड़ के रख दी है, क्योंकि अमेरिका ने इस पर जो है धुआंधार सेंसर लगाए हैं, क्योंकि इस पर आरोप लगाया है कि ये जो है परमाणु परीक्षण कर रहा है। और ईरान का ही जो यहाँ का अमेरिका जो जनरल था जो कासिम सुलेमानी, उसको भी इराक में किसने मारा था, अमेरिका ने ही मारा था। कासिम सुलेमानी की हत्या की गई थी। तो ईरान जो है हसन रूहानी यहाँ के प्रधान राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा ईरान की राजधानी जो करेंसी है वो टोमान जो है वो यहाँ की नई करेंसी ईरान के द्वारा बनाई गई है। इसके अलावा ईरान में ही एक रामसर नामक स्थान है, तो जो है रामसर साइट्स को जो है इसके द्वारा घोषित किया जाता है। देखो रामसर कन्वेंशन कब हुआ था वो मैं आपको बता देता हूँ। 2 फरवरी 1971 को होता है रामसर कन्वेंशन। इसके द्वारा जो है रामसर साइट्स को जो है घोषित किया जाता है। तो आर्द्र भूमि जो है संरक्षण से ये संबंधित है। भारत में जो रामसर साइट की संख्या है वो मैं आपको बता दूं, भारत में रामसर साइट टोटल अभी 42 हैं। इसके अलावा जो रामसर साइट है उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए रामसर साइट, भारत में पहली जो रामसर साइट थी वो चिल्का झील थी, उड़ीसा में जो कि स्थित है, भारत की पहली रामसर साइट थी। इसके अलावा और भी रामसर साइट, जो टोटल अभी रामसर साइट की संख्या है वो 42 है। इसके अलावा मैं बताऊं, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2009-10 और 2020-21 मतलब 10 वर्ष में के मध्य जो है ट्रेनों की चपेट में आने से किस राज्य में सर्वाधिक हाथियों की जो है मौत हुई है। तो मैं आपको बता दूं सर्वाधिक हाथियों की जो मौत है वो असम राज्य में जो है सर्वाधिक हाथियों की मौत हुई है। 186 हाथी जो हैं इसमें मारे जा चुके हैं। और ये सबसे ज़्यादा हाथी जो हैं जो असम में जो है मारे गए हैं। तो असम में जो है काजीरंगा जो नेशनल पार्क है असम में, उसमें जो है हाथी पाए जाते हैं ज़्यादातर। तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा देखो अभी हाल ही में एक न्यूज़ भी आई थी कि असम में जो है आकाशीय बिजली गिरने से 18 हाथियों की मौत हो गई थी। तो ये जो है हाथी काफ़ी ज़्यादा ट्रेन से कट के भी काफ़ी ज़्यादा चपेट में आने से जो है काफ़ी हाथियों की मौत हुई है। 10 वर्षों में 186 हाथी जो है मारे जा चुके हैं। हाथी जो है वो मैं आपको बता दूं भारत का जो है विश्व विरासत पशु जो है वो हाथी है। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट एलिफेंट था वो शुरू किया गया था भारत में वर्ष 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया, और इसको जो है राष्ट्रीय विरासत पशु जो है वो इसको जो है हाथी को घोषित किया गया है। इसके अलावा जो हाथी की जनगणना है वो हर 5 वर्ष में जो है हाथी की जनगणना होती है। और सर्वाधिक हाथी की अगर मैं बात करूं तो भारत में कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं। असम में जो है सर्वाधिक जो हाथियों की मृत्यु हुई है। असम के बारे में कुछ बातें आपको बता दूं, असम की जो राजधानी है वो दिसपुर जो है वो यहाँ की राजधानी है। यहाँ के जो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है वो हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा शपथ ली गई है। इनको शपथ किसने दिलाई वो यदि मैं आपको बताऊं तो ये यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, उनके द्वारा इनको शपथ दिलाई गई। यहाँ के जो कुछ नेशनल पार्क है वो आप ध्यान रखिएगा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और डिब्रू साइखोवा 5 नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा असम में ही अम्बुबाची मेला का आयोजन होता है। अम्बुबाची मेला जो है कामाख्या माता मंदिर है यहाँ पर, इसी में जो है कामाख्या माता मंदिर जो है इसी में अम्बुबाची मेला का आयोजन किया जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी भी हमारी असम से ही होकर के बहती है, पूरी ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन बात करेंगे, हाल ही में किस कंपनी ने सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल सिस्टम निर्माण करने की घोषणा की है। तो मैं आपको बता दूं पूरा जो सबसे बड़ा जो घोषणा की गई है वो जो है जो रिलायंस जियो है इसके द्वारा जो है इसकी घोषणा की गई है। तो ये जो है सबसे बड़ी जो है ये होने वाली है
तो रिलायंस जियो ने जो अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल सिस्टम होता है, जो समुद्र के अंदर जो केबल को बिछाया जाता है, उसके बारे में जो है इसमें घोषणा की गई है। तो रिलायंस जो है ये बिछाने वाला है। तो ये जो है जो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है उस पे बारे में बात की गई। तो ऑप्टिकल फाइबर ये जो है रिलायंस जियो के द्वारा घोषणा की गई है। देखो ये जो होता है, जैसे जो ऑप्टिकल फाइबर होता है हमारा, ये किस सिद्धांत पर काम करता है वो यदि मैं आपको बता दूं तो ये काम करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के वर्क पर। तो जैसे हमारी कोई भी रेज आती है तो वो दूसरे माध्यम में न जाकर अपने ही माध्यम में यदि वापस आ जाती है तो उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो ये जो है ऑप्टिकल फाइबर जो काम करता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के उस पर काम करता है। इसके अलावा जो ऑप्टिकल फाइबर के जनक हैं वो भी आप ध्यान रखिएगा। ऑप्टिकल फाइबर के जनक कौन है? नरेंद्र सिंह कृपानी जो हैं वो ऑप्टिकल फाइबर के जनक हैं। ये जो है इनका हाल ही में जो है निधन हो चुका है। तो इनको जो है वर्ष 2021 का पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया गया है। ध्यान रखने वाली चीज़ है, पद्म विभूषण अवार्ड इन्हीं को दिया गया है वर्ष 2021 का। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर जो ये काम करता है। आज के टॉपिक ऑफ द डे के बारे में बात करेंगे, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार, जो कि हम पढ़ रहे थे। आज जो है हम पूरा इसको ख़त्म कर देंगे, कल से जो है नया टॉपिक अपना टॉपिक ऑफ द डे में स्टार्ट करेंगे। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा ली गई थी। संविधान के भाग 3 में जो है इनका वर्णन है। अनुच्छेद 12 से 35 तक ये आते हैं। तो आगे मैं बात करूँ, समता का अधिकार होता है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। मैंने कल बता ही दिया था, सभी अनुच्छेद मैंने बताए थे आपको। समानता का जो है इसमें होना चाहिए, टोटल जो है किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, अनुच्छेद 14 से 18 तक इसके बारे में। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक आता है। कल मैंने पूरा बताया था आपको, पिछली क्लास अगर नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 और 24 में जो है आ जाता है। इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है इसमें अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक आता है। कल ये भी मैंने आपको पूरे अनुच्छेद बताए थे। आगे बात करेंगे, आज जो हम करने वाले हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें जो है अनुच्छेद 29 आता है और एक 30 आता है। देखो अनुच्छेद 29 और 30 क्या कहते हैं? अनुच्छेद 29 ये कहता है कि अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं उनके हितों का संरक्षण होना चाहिए। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। इसमें जो है जो हमारे जो भी माइनॉरिटी जो होती हैं, माइनॉरिटी जो कम्युनिटी होती है, उनको लेकर के जो है इसमें संरक्षण किया गया। जो अल्पसंख्यक होते हैं, भारत में अल्पसंख्यकों की संख्या मैं बता दूं 6 समुदाय जो हैं भारत में अल्पसंख्यक के रूप में जाने जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कौन कौन से जो 6 समुदाय हैं। एक तो मुस्लिम है, ईसाई है, पारसी है, जैन है, बौद्ध है। उसके अलावा एक और आता है हमारा, वो यदि मैं आपको बता दूं, इसमें एक सिख और आ जाता है। तो जो 6 जो हैं इसमें जो माइनॉरिटी कम्युनिटी होती हैं, तो अनुच्छेद 29 इसमें यही कहता है। 30 अनुच्छेद ये कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार है। कोई भी अल्पसंख्यक अपना, मतलब जैसे मदरसे वगैरह नहीं चलाए जाते हैं, तो वो अनुच्छेद 30 के द्वारा ही जो है इनकी स्थापना की जाती है, क्योंकि इनको जो है ऐसा करने का अधिकार है कि अपना जो है शिक्षा संस्थान यदि चलाना चाहते हैं तो चला सकते हैं। बात करेंगे आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 32, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। देखो ये जो है इसमें एक ही आर्टिकल है, लेकिन ये जो है रामबाण आर्टिकल है। यदि आर्टिकल 32 नहीं होता तो भारतीय नागरिकों को जो मौलिक अधिकार मिले हुए हैं उनका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो आर्टिकल जो 32 है, अनुच्छेद जो 32 है, यही जो है इसको ही जो भारतीय संविधान के निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने इसको क्या कहा था? हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 32 को कहा था। देखो हमको जो भी नागरिकों को मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, समता का अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, जो भी मौलिक अधिकार हैं, वो उनकी रक्षा अनुच्छेद 32 करता है। इसके तहत हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट इसमें रिट जारी कर सकता है। तो अनुच्छेद 32 हमको इतना तगड़ा मौलिक अधिकार मिला हुआ है कि अनुच्छेद 32 के तहत हम ना तो सेशन कोर्ट जाएंगे, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, ना हाई कोर्ट, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इस अनुच्छेद 32 के तहत। तो ऐसा जो है अनुच्छेद 32 ही है जिसमें आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वरना आपको जो भी कोई भी कार्रवाई होती है तो सीधा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट और ये जो हाई कोर्ट वगैरह से ही जाकर के सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 32 जो है पूरा संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है। जो भी हमारे मौलिक अधिकार मिले हुए होते हैं उनकी जो है ये रक्षा करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसको संविधान की आत्मा कहा गया था, ध्यान रखिएगा। तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसमें जो है 5 तरीके के संविधानों में उपचार, जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार हैं उसको बताया गया है। तो 5 में आपको बता देता हूँ। पहला है हैबियस कॉर्पस। तो हैबियस कॉर्पस क्या होता है पहले वो समझ लीजिएगा। इसका मतलब ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता ये है, इसका मतलब समझिएगा पहले ये क्या होता है।
देखो, किसी भी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ आप जो है रिट जारी कर सकते हैं, और आप डायरेक्ट रिट जारी करिए कि ये जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं कर रहा है। तो इसको जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी होता है, अनुच्छेद 32 में हैबियस कॉर्पस के तहत कहता है। तो यदि आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, तो हाई कोर्ट जाना चाहते हैं, तो अनुच्छेद 226 के तहत जाइएगा। देखो, आजकल की जो पुलिस वगैरह होती है वो करती क्या है, जाके पीट देगी, जब गिरफ्तार कर लेगी तो खूब धुआंधार कुटाई होती है। यूपी पुलिस का तो हाल जानते ही हैं, खूब धुआंधार पिटाई होती है। तो इसको लेकर के जब पिटाई ना हो, इससे बचने के लिए बंदी प्रतीक्षीकरण होता है कि 24 घंटे के अंदर उसको जो है पेश किया जाता है। लेकिन इसमें जो है जो NSA है, जो रासुका लगाया जाता है, जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट होता है, उसमें जो है इसको छूट दी जाती है, क्योंकि इसमें जो है 3 माह तक कोई पेशी नहीं होती। ये एक तरीके का वही रॉलेट एक्ट है जो कि भारतीय इतिहास में सुनने को मिलता है, ना अपील, ना वकील, ना दलील, वही वाला कानून है रासुका। तो इसके अलावा बंदी प्रतीक्षीकरण आपको समझ में आ गया होगा कि आपको जो है 24 घंटे के अंदर जो कोर्ट है उसके सामने पेश करना होगा। उसके अलावा इसमें दूसरा भाग जो है, दूसरा यदि मैं आपको बताऊं, इसमें होता है परमादेश। तो परमादेश जो होता है, परमादेश ये होता है, यदि कोई भी व्यक्ति मान लीजिए अपनी जगह पर, मान लीजिए सार्वजनिक कर्तव्य, कोई भी सरकारी व्यक्ति है, सरकारी आदमी काम कर रहा है, तो वो जो है अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, परमादेश जारी कर सकते हैं, मैंडामस जिसको कहा जाता है। यदि वो कोई भी व्यक्ति अपनी जो है ड्यूटी सही से नहीं निभा रहा है तो परमादेश यदि जारी हो जाएगा तो उसके तहत जो है उसको लिखित जवाब देना पड़ेगा। तो परमादेश ऐसा कहता है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, अगला जो है हमारा तीसरा जो इसमें नंबर आता है, तीसरा किसका नंबर आता है वो मैं आपको बताता हूँ। प्रतिषेध लेख जो होता है, प्रोहिबिशन जिसको कहते हैं हम, प्रोहिबिशन। तो प्रोहिबिशन में ये होता है, कोई भी मान लीजिए लोअर कोर्ट में कोई भी जैसे हायर कोर्ट जो है इसको लोअर कोर्ट को जो है इसमें आदेश सुना देता है। तो इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट के मतलब का जो है प्रोहिबिशन इसमें होगा क्या है, हाई कोर्ट के जैसे न्यायालय क्षेत्र से कोई भी बाहर का मामला है तो सुप्रीम कोर्ट इसमें रोक लगा देगा कि यह आपका जो है मामला नहीं है, इस पर आप सुनवाई नहीं कीजिए। तो ऐसा जो है प्रोहिबिशन में होता है। इसके अलावा एक आता है अगला, चौथा नंबर जो है इसमें वो होता है उत्प्रेषण, जिसको हम कहते हैं शरसरी, CRTIORA। तो इसको जो है उत्प्रेषण जो कहा जाता है। यदि मान लीजिए किसी ने इसमें सुना दिया, जैसे हाई कोर्ट ने का मामला नहीं है फिर भी इसने इसमें सज़ा सुना दी, तो उत्प्रेषण के तहत जो इस सज़ा को जो समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि यह आपके क्षेत्र से बाहर है। इसके अलावा पांचवा जो होता है वो होता है क्यू वारंटो। ये जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, इसका जो है काफ़ी ज़्यादा यूज हो जाता है। मान लीजिए आपकी जो है जॉब लग जाती है, सरकारी नौकरी लग जाती है, कोई भी तरीके की आपको जॉब मिल जाती है, उसके बाद आपने किया है फर्जीवाड़ा, तो कोई भी आपका पड़ोसी होगा वो आपके खिलाफ जो है शिकायत कर देगा और आपके खिलाफ क्यू वारंटो लग जाएगा कि आप जो है जवाब दीजिए, आप इस पद पर काम कर रहे हैं तो आपकी जो है क्या वैधानिक ये जो है इसकी वैधानिकता है, क्योंकि मतलब आपने कोई भी एग्जाम पास किया तो उसका मतलब पूरा ब्यौरा दीजिए, आपको संतोषजनक जवाब देना पड़ेगा। यदि आप जवाब देने में असफल रहते हैं तो आपको नौकरी गंवानी पड़ेगी। तो क्यू वारंटो जो है यही होता है, कोई भी फर्जीवाड़ा होता है उसके खिलाफ क्यू वारंटो जारी कर दिया जाता है। आप जो है किस अधिकार से इस जो पद पर काम कर रहे हैं, ऐसा क्यू वारंटो में कहा जाता है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जो है अपना क्वेश्चन दीजिएगा, आपको आंसर मिलेगा। यदि आप डेली PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आचार्य जी टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कीजिएगा, आपको डेली PDF प्राप्त होती रहेंगी। तो थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।